अस्सलाम नाज़रीन, पसे पर्दा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं शान ज़ारा, जिसमें हम लेंगे ख़बरों पर तबसरा और तजिया। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार ज़फ़र शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CPEC मंसूबे की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि CPEC का जो है वो कल इनॉग्रेशन हो चुका है। तो नवाज़ शरीफ का ये कहना है कि कोई सूबा जो है वो फ़वाइद से महरूम नहीं रहेगा और ये जो है क्या कहते हैं खित्ते में एक गेम चेंजर साबित होगा। तो जबकि KPK इससे मुतालिक अपने कई खदशात का इजहार कर चुके हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? थैंक यू। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये जो CPEC का मंसूबा है ये पूरे पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरे खित्ते की तकदीर बदलने के लिए बहुत काफ़ी है। अगर प्रॉपर तरीके से जिस स्पीड में जिस तरीके से इस पे काम हो रहा है और इसको कामयाब करने के लिए पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, उनको ये खैबर पख्तूनख्वा वाले या बलूचिस्तान वाले या सिंध वाले या कोई और, मैं समझता हूँ इस तरह की बातें करके उसकी नफ़ी कर रहे हैं। वो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है हमें जो मिली है। चाइना हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, बहुत अरसे से बहुत लंबी हमारी दोस्ती की ये दास्तान है। इस दास्तान में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे चाइना ने अपने सगे भाइयों से बढ़कर रोल अदा किया है और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए, नाकाबिल तस्खीर पाकिस्तान को बनाने में चाइना का अहम रोल है। अब सूबों के जो लोग हैं, पख्तूनख्वा में इमरान खान की गवर्नमेंट है, अब एक रूट जो प्रॉपर रूट बनता है उसी रूट के मुताबिक जो एक शुरू से प्लान था इनका, उसी प्लान के मुताबिक काम हो रहा है। उसमें तमाम सूबे शामिल हैं। गवादर बलूचिस्तान में है, जिस रूट से ये सड़क गुजर रही है, CPEC का जो मंसूबा गुजर रहा है, वो सारा करता करता KPK से आगे जाके चाइना में और दूसरी रियासतों में दाखिल होता है। तो मुझे नहीं समझ आती ये खैबर पख्तूनख्वा वाले क्यों इतना शोर डाल रहे हैं, क्यों कोर्ट में जा रहे हैं। ये एक ऐसा मंसूबा है जिसके लिए जितनी ही तारीफ़ इसकी की जाए वो कम है और ये बिल्कुल फेयर है। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि एक रूट अगर किसी रूट फिजिबल नहीं है तो उस रूट पे कैसे सड़क बना ले वो, जिस रूट जो रूट फिजिबल नहीं है। तो यहाँ पंजाब से अगर होके गुजरेगी कोई रोड तो क्या पंजाब को उसका क्या फ़ायदा होगा? रोडें तो सब जगह पे बन रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 2-3 मोटरवे स्टार्ट हो चुके हैं, इसी CPEC के फंड से हो रहे हैं और उनको ये शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं नहीं समझता कि वो किस तरह शोर मचा रहे हैं। वो कोई मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि वो एक हर्डल उसमें खड़ी कर रहे हैं जो वो ये मंसूबा एक स्मूथ तरीके से अपनी टाइम जो इनकी टाइम फ्रेम है उसके अंदर कंप्लीट हुआ है। और ये बहुत पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख़ में बल्कि दुनिया की तारीख़ में ये पहला ऐसा मंसूबा है जो इतनी स्पीड से और इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट। ये कहना चाहूँगी कि इसका जो है इफ्तिताह जो है जो जैसा कि ये बना है मुशर्रफ दौर में, मुशर्रफ ने भी इसका इफ्तिताह किया, उसके बाद जरदारी दौर में भी इसका इफ्तिताह हुआ और अब फिर तीसरी मरतबा इसका इफ्तिताह हो रहा है। तो इसका क्रेडिट जो है वो नवाज़ लीग लेना चाह रही है। देखिए, जब मुशर्रफ दौर था या उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आई, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई, उस वक्त ये मंसूबा सिर्फ कागजी मंसूबा था। गवादर पोर्ट शुरू हो चुकी थी। गवादर पोर्ट जो है वो इस सी पोर्ट मंसूबे का हिस्सा नहीं था, वो अलहदा से पाकिस्तान का एक मंसूबा था जिसको बाद में उसमें शामिल किया गया है, पहले नहीं था ये उसका हिस्सा। अब जब ग्वादर सी पोर्ट का, ग्वादर इसका सी पोर्ट का जो बना है, तो उसके बाद पाकिस्तान ने कोई इसमें चेंजिंग नहीं की और नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया उस मंसूबे पे, उसको बनाना शुरू किया और इतनी तेज़ी से 2-3 साल में ये मंसूबा मुकम्मल करके, कि पहले कितने सालों से इस पे काम रुका हुआ था। आपको याद होगा कि ये 1998-99 से इस पे काम शुरू हुआ था और अभी तक रुका पड़ा था। वहाँ के हालात कितने ख़राब थे, कोई लोग वहाँ सड़कें बनाने वाले ठेकेदार नहीं जा सकते थे, कुछ नहीं हो सकता था। इसमें मैं समझता हूँ नवाज शरीफ ने एफर्ट की है, दोबारा उस मंसूबे को CPEC के साथ इन्होंने लिंक किया है, उनसे फंड्स लिए हैं। ये इस हुकूमत का वाकई कारनामा है और क्रेडिट इसी हुकूमत को जाता है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा बहादुरी और क्रेडिट है जो कारनामे अंजाम दिए वो फ़ौज ने किया है। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत बड़ा इदारा है फ़ौज का एक, उसने FWO ने ये तमाम सड़कें जो इतनी डिफ़िकल्ट थी, जहाँ पे बहुत दहशतगर्द जो है वो काम ही नहीं करने देते थे,
वहाँ जाके उन्होंने काम किया, कितने लोग शहीद हुए हैं, कितनी बड़ी कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं, तब जाके ये मंसूबा मुकम्मल हुआ है। और अब छोटी सी बातों में इस तरह के प्रोपोगंडे में उसको लपेट लेना, तो मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अच्छा है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी देखने में आ रही है कि सी पैक में बहुत सी करप्शन के वाक़यात देखने में आ रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक ब्लेम गेम भी हो सकता है। अभी तक ऐसा कोई मेजर इसमें करप्शन का अंसर नुमाया नहीं हुआ या कोई इतनी बड़ी कंप्लेंट नहीं आई। हाँ, लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि फ़लाँ ठेका दिया गया तो उसमें ये करप्शन की गई। जिस तरह ये अभी मानसहरा वाला जो एबटाबाद वाला जो है रोड बन रहा है, हाईवे और मोटरवे, उस पे कह रहे हैं कि जी कैप्टन सफदर ने करोड़ों रुपया रिश्वत ले ली। देखिए, ये पाकिस्तान में जो निज़ाम में ठेकेदारी है वो शुरू से इसी तरह का है। एक अदारा है, नेशनल हाईवे है, उसके अंडर वो काम होते हैं सारे, वो उन्होंने मैनेज करता है। तो ठेकेदारी में कमीशन सिस्टम चलता है, इसको इतनी जल्दी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ओवरऑल इसमें बेहतर पोजीशन रही है, कोई मेजर करप्शन की अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं। छोटी मोटी कंप्लेंटें आती हैं, जो मुखालिफ पार्टियां होती हैं, जो गवर्नमेंट में नहीं होती, वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। मैं समझता हूँ ये फेयर और अच्छा मंसूबा है। बलूचिस्तान की बात करते हैं। बलूचिस्तान जो है वो एक मरतबा फिर जो है वो लहू लहू हो चुका है और दहशतगर्दों के निशाने पे है। तो शाह नूरानी मज़ार पर जो धमाका हुआ, उस पर वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी का ये कहना है कि ये खुदकुश हमले जो है वो नेटो नहीं रोक सका, तो हम कैसे इसको रोकें? क्या ये उनकी जो है वो गवर्नमेंट की फेलियर का एतराफ़ है? देखिए, ये उनकी नेग्लिजेंस है, उनकी गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है। एक ऐसा उन्हें सॉफ्ट टारगेट देना, खुद मुहैया करना, मेरा नहीं ख्याल कि जहाँ उसमें वो बरियल ज़िम्मा हो सकते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है और इस पे उनके ख़िलाफ़ बाकायदा एक्शन लेना चाहिए था गवर्नमेंट को। जब एक ऐसा इदारा जहाँ पे इतने रिक्रूट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने 4 दीवारी भी बनाना जुर्म समझा, उसको नहीं बनाया, कंप्लीट नहीं किया। आजकल दुनिया का कोई ऐसा ज़माना है कि जहाँ पे कच्ची 4 दीवारी के अंदर रह के लोग स्टूडेंट जो है वो कर रहे हैं, फिर उनके पास वेपन कोई नहीं थे। अगर उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी तो उनको वेपन दिए जाते, वो अपनी हिफाजत तो कर सकते, नहत्ते थे बिल्कुल। और किस तरीके से वो लोग वहाँ तक आए, ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। उसमें देखिए ना, अब रूलिंग पार्टी की जो है क्या कहते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट है, एक तरफ तो वो ग्वादर जो है सी पैक का जो है वो क्रेडिट अपने ले रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है वो इतना जो है क्या कहते हैं फेलियर है, क्या कहते हैं सिक्योरिटी लैब्स का, कि मतलब कभी एक तरफ जो है क्या कहते हैं मज़ार पर धमाके हो जाते हैं, कभी जो है वो आपके कोयटा ट्रेनिंग सेंटर पर धमाके हो जाते हैं, कभी आपके जो है वो वकला पे जो है वो अटैक हो जाते हैं। तो मतलब अगर रूलिंग पार्टी की हुकूमत है वहाँ पर, तो मतलब ये इतना जो है क्या कहते हैं डिफरेंस क्यों है? ये तो फिर उनकी बातों में तजाद हुआ। देखिए जी, ये जो गवर्नमेंट वहाँ पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट है या हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, इसको इसके लिए बहुत पहले एहतियाती तदाबीर सारी करनी चाहिए थी। जब वकूआ हो जाता है फिर ये एक्टिव होते हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसके बाद करने का फ़ायदा क्या? जब एक कितना बड़ा नुकसान हो गया तो फिर आने वाले के लिए ये तैयार होते हैं कि उसके बाद फिर करेंगे। तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा फेलियर है इनका, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है, गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। इसमें हमारे जो सिक्योरिटी अदारे हैं वो अपने तौर पे बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आके जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं उनका भी इसमें मैं समझता हूँ कसूर है कि ये सब चीज़ें होने के बाद वो बातें करते हैं। पहले उनको नहीं पता होता कि यहाँ पे ये सारा कुछ हो सकता है। उन्होंने खुद सॉफ्ट कॉर्नर छोड़ा हुआ है, कोई गवर्नमेंट को पूछने वाला नहीं, कोई उनको पनिश करने वाला नहीं है, किसी को आंसरेबल नहीं है गवर्नमेंट। तो ऐसे कैसे होगा? सदर एक डिम्मी सदर बना के इन्होंने बैठाया हुआ है जो को बात ही नहीं कर सकता, जिस तरह मियाँ साहब कहते हैं उसी तरह वो बात कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इस निज़ाम की तब्दीली की ज़रूरत है। इस निज़ाम की तब्दीली के साथ साथ फ़ौज को मज़ीद इख्तियारात देने की ज़रूरत है, सिक्योरिटी एजेंसियों को मज़ीद इख्तियारात देने की ज़रूरत है, उन्हें फ़ंड्स मुहैया किए जाएँ और उन्हें ये सब कुछ किया जाए। अभी जो इन्होंने मंसूबे जितने भी बनाए अभी तक सिक्योरिटी के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने और दूसरे, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट किसी एक पे भी इम्प्लीमेंट करवाने में कामयाब नहीं हो सकी। तो ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है और वो आंसरेबल है अपनी कौम को भी, अपने अदारों को भी। इस पर सुप्रीम कोर्ट को भी सोया मोटो एक्शन लेना चाहिए, ताकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब उनको बुलाएगी तो उनसे पूछेगी कि आपको जब पता था कि सब चीज़ें हो रही हैं, एक इतना बड़ी जंग लड़ी जा रही वार अगेंस्ट टेरर में, फ़ौज बरसरे पैकार है, कहाँ अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, कहाँ कश्मीर का है, कहाँ पे इंडिया का बॉर्डर है, तो फ़ौज कहाँ कहाँ जाके अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे?
तो ये खुद गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने तौर पे इस तरह के मेजर कर लें वो, ताकि इस तरह का आने वाले वक्त में कोई इंसिडेंट ना हो। और दूसरा आंसरेबल होना चाहिए वज़ीर आला को, गवर्नर को, कौम के सामने भी, गवर्नमेंट के सामने भी और अदारों के सामने भी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं साबिक आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ की। तो उनके हक़ में जो है वो कराची में काफ़ी वॉल चॉकिंग जो है वो देखने में आ रही है कि हमें आपकी ज़रूरत है। तो ये कहीं इस बात की तरफ इस्टेब्लिशमेंट या इशारा तो नहीं दे रहे कि जैसे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं लाइक पानामा पेपर्स एंड सीरियल लीक्स, तो जो है कहते हैं कि आर्मी एक दफ़ा फिर इंटरवीन करे। और दूसरी तरफ ये भी देखने में आ रहा है कि मुशर्रफ साहब को जो है वो MQM की सरबराही मिलने के भी काफ़ी जो है वो बातें सुनने में आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? जी, मैं समझता हूँ कि MQM एक इलाकाई जमात है। अगर इस तरह की कोई वहाँ पे इश्तिहारबाजी हो रही है जिस तरह का हो रहा है, तो मुशर्रफ अब इस काबिल नहीं है कि वो किसी सियासी पार्टी की क़यादत संभाल सके और उसको किसी रिज़ल्ट ओरिएंटेड किसी तरफ लेके जाए। तो MQM बज़ाते खुद अब बहुत टूट फूट का शिकार है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अवाम के सामने आ चुकी हैं। अवाम के दिलों में अब नफ़रत भी भड़कने लगी है। उन्हीं के बहुत सारे लोग वहाँ से टूटकर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। एक खौफ की फ़ज़ा ख़त्म हो रही वहाँ से। और अल्ताफ़ हुसैन अब पाकिस्तान नहीं आ सकता ना, अब उसका यहाँ पे वो रोल कर सकता है ना, तो उसकी वजह से बहुत सारे ये लोग इकट्ठे थे। अब वो टूट फूट के अलग-अलग हो रहे हैं। अब MQM में वो कुव्वत नहीं है जो पहले थी। और मैं नहीं समझता कि आने वाले वक्त में MQM को कोई अहम रोल कराची में अदा करेगी। अब उसका कोई नई पार्टी कोई लेगी उसकी जगह पे, कोई भी पार्टी हो सकती है उसकी जगह ले लेगी। और MQM का मेरा ख्याल शायद आने वाले वक्त में नामो निशान ही ख़त्म हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं, मुशर्रफ के पल्ले में कोई चीज़ नहीं है। उसने अपनी मकबूलियत देख ली है। वो एक डिक्टेटर था, उसने मुल्क को तबाही के दहाने पे ले गया, अमेरिका की गोद में बैठा, अफ़गानिस्तान में उसने जंग करने के लिए अपनी ज़मीन मुहैया की और आज तक वो खमियाजा हम भुगत रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि कौम मुशर्रफ को भूली है। अभी बहुत जल्द, थोड़े दिनों की बात है, चंद सालों की बात है। तो मुशर्रफ साहब अभी अपने केसेस ख़त्म करवाएं और मुल्क से भाग कर जाना ये किसी लीडर की निशानी नहीं होती, ये एक गीदड़ की निशानी होती है। लीडर इसी मुल्क में रहते हैं, वो यहीं पे जेलें काटते हैं, यहीं पे वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, यहीं पे अदालतों को फेस करते हैं और अपने आप को क्लियर करवाते हैं। जब मामूली सी बात हुई तो बीमारी का बहाना करके बाहर दौड़ जाना और वहाँ जाकर कहना कि हालात ठीक नहीं, मैं इसलिए पाकिस्तान नहीं आ रहा। तो मैं समझता हूँ उनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो चुकी है। अब मुशर्रफ का कोई मसला नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि आप जानते कि वो दो धड़ों में भी तकसीम हो चुकी है, एक लंदन MQM है, एक पाकिस्तान बन चुके हैं। पाकिस्तान जो है क्या कहते हैं। अब जो है पानामा पेपर्स की हम बात कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अदलिया हमारी इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जो है वो नाअहल करार दे दे? बिल्कुल, अदलिया हमारी माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे जो इस वक्त अदलिया में जज बैठे हैं वो पाकिस्तान की तारीख की क्रीम है। बिल्कुल पाकिस्तान की तारीख के वो चोटी के ईमानदार, स्ट्रॉन्ग, मजबूत और इंसाफ करने वाले लोग हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट में। और मैं समझता हूँ अगर इस मरहले पे भी अदलिया ने कोई किसी जगह पे झुकाव या दबाव का मुजाहरा किया तो फिर आने वाली नस्लें जो है वो ये खमियाजा भुगतती रहेंगी। फिर अदलिया कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। जितनी स्ट्रॉन्ग अब है इससे पहले शायद कभी ना थी और ना कभी होगी। और इंशाअल्लाह कौम को उम्मीदें हैं पूरी कि जो भी फ़ैसला होगा, चाहे वो नवाज़ शरीफ के हक़ में हो चाहे उसके ख़िलाफ़ हो, जिस मेरिट पे होगा। और इंशाअल्लाह सब लोगों की नज़र अब सुप्रीम कोर्ट पे है और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट अपनी क्रेडिबिलिटी को मज़ीद बेहतर करेगी। ये उनके लिए टेस्ट केस है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो बार बार टाइम मांग रहे हैं, तो उस हिसाब से तो लग रहा है कि दाल में कुछ काला है और जस्टिस लेट जो है वो जस्टिस डिनाइड हो जाता है। तो उस बारे में जो है क्या कहते हैं, अगर फ़ैसला जो है क्या कहते हैं नवाज़ शरीफ के हक़ में या मुस्लिम लीग नून के हक़ में चला जाता है तो फिर तो लोग यही समझेंगे ना कि मतलब पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है, मतलब मुकमुकाव हो रहा है। देखें, जहाँ तक डिले की बात है या दाल में कुछ काला है, मेरा ख्याल ये दाल पूरी काले रंग की है। दाल में कुछ काला नहीं, ये दाल पूरी है ही काले रंग की ना। तो इसमें नवाज़ शरीफ जो है वो चूँकि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, हाँ, अगर वो प्राइम मिनिस्टर ना होता शायद इस बात को इतनी हवा ना मिलती, पानामा लीक्स को ना।
अब उसको जाहिर करना है, चूँकि एलिगेशन जो है वो सारे इमरान खान ने लगाए हैं, दूसरी पार्टियों ने लगाए हैं। अब इन्होंने उसको डिसाइड करना सुप्रीम कोर्ट में कि क्या ये एलिगेशन सही है या गलत है। पहले तो ये एलिगेशन क्लियर होंगे सही है या गलत है। नहीं, बजाते खुद पनामा पेपर्स जो है वो एक सबूत है आपका। वो सब कुछ है, लेकिन उन सब चीज़ों को वो एक पेपर की हद तक यह है, लेकिन उसका सबूत भी तो चाहिए, हर चीज़ का सबूत चाहिए। एक कंपनी रजिस्टर्ड है, उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ऐसे तो पनिशमेंट नहीं दी जा सकती किसी अखबारी ख़बर पे, या किसी अखबार ने कोई ख़बर लीक की या पनामा ने लीक की है, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर वो जिस तरीके से पिछली जो इनकी हेयरिंग हुई थी उसमें एक जज साहब ने कहा था कि आप ये बताएं कि ये पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसे गया। अगर ये पैसा लीगल तरीके से बाहर गया है तो मैं समझता हूँ कि वो कंपनियाँ, ऑफशोर कंपनियाँ बनाना कोई जुर्म नहीं है। लीगल तरीके से गया है, टैक्स पेड है, वाइट मनी है, फिर कोई जुर्म नहीं है। अगर वो वाइट मनी नहीं है, टैक्स पेड नहीं है, चोरी छप्पे यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया, तो फिर बहुत बड़ा जुर्म बनता है। और फिर इखलाकी तौर पे कोई इखलाकी जवाज़ नहीं रहता नवाज शरीफ का बतौर प्राइम मिनिस्टर है ना। और मैं समझता हूँ उसे अक्लमंदी करनी चाहिए कि दौरान ट्रायल ही वो इस यहाँ से रिज़ाइन कर दे, कुछ वक्त के लिए रिज़ाइन करके या छुट्टी पे चला जाए, ताकि फेयर इंक्वायरी हो, सब कुछ फेयर हो, अदालतों पे असरअंदाज होने की कोशिश न करी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदालतें असरअंदाज उनको होने नहीं देंगी, लेकिन फिर भी इखलाकी तौर पे उसको चाहिए कि वो रिज़ाइन कर दे या छुट्टी पे चला जाए, 1 महीने 2 महीने के लिए छुट्टी ले ले। जैसा कि पीपल्स पार्टी ने जो है क्या कहते हैं, पहले यूसुफ रज़ा गिलानी को हटाया, फिर जो है परवेज़ उनको बनाया, मुशर्रफ को बनाया ना। तो इन हाउस जो है परवेज़ अशरफ को इन हाउस तब्दीली आना बहुत अच्छी बात है, उसके लिए एफर्ट करनी चाहिए, आनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इन हाउस तब्दीली जो थी वो बहुत ही अच्छी मुस्बत इकदाम था, और ये बात अब तक ख़त्म भी हो चुकी होती। लेकिन मियाँ साहब का जो ज़हन है वो एक डिक्टेटर का है। हाँ, वो एक फ़ौजी जनरल के शागिर्द हैं, जनरल ज़िया-उल-हक़ के, और उनसे जो कुछ उन्होंने सीखा है, उनके नज़दीक 2 ही रास्ते हैं, झुकना नहीं है, कटना या मर जाना। ठीक है, अभी तक भी उन्होंने जो फ़ौज के साथ पंगे किए हैं या नहीं किए, या पिछली गवर्नमेंट में किए थे, वो सब इसी बात की निशानी है कि उनके नज़दीक 2 ही रास्ते, दोस्ती या दुश्मनी, बस। तो अब मैं नहीं समझता कि मियाँ साहब कभी ये बर्दाश्त करेंगे कि नून लीग की हुकूमत तो रहे, लेकिन मियाँ साहब खुद प्राइम मिनिस्टर ना हो। वो प्राइम मिनिस्टर की सूरत में ज़िंदा रहना चाहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर की सूरत में वो मरना चाहते हैं। उनके लिए ये आखिरी दिन होगा जिस दिन प्राइम मिनिस्टर वो नहीं रहेंगे, शायद वो ये इस मुल्क में ना रहें, या हो सकता है वो अपने आप को कहें कि मैं अब इस दुनिया में भी नहीं रहना चाहता। गवर्नर सिंध की तैनाती जो है क्या कहते हैं, उनकी गिरती हुई सेहत जो है क्या कहते हैं, इस बात की इजाज़त नहीं दे रही, हत्ता कि वो इस बाइस जो है वो मज़ार कायद पर हाज़िरी भी नहीं दे सके थे। तो ये गवर्नर सिंध के नाम पे जो है वो एक सवालिया निशान ही खड़ा कर देते। कि ये तो पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन था जब गवर्नर साहब की तैनाती हुई है। उनको ICU से उठा कर लाए हैं वहाँ पे करवाने के लिए, और कई TV चैनलों ने अपने प्रोग्रामों में उसका मजाक उड़ाया गया है, और उसको बिठाकर ऑक्सीजन लगाकर दिखाई गई है ना। और वही बात हुई है कि वो वहाँ ICU से आए थे और वापस ICU में चले गए हल्फ उठाने के बाद। अब इस तरह के बंदे को किस वजह से ओबलाइज किया गया, या कौन सी उसका ऐसा अच्छा काम था जिसका उसको सिला दिया गया? हैं कि इन्होंने जो है क्या कहते हैं, जब नवाज शरीफ गवर्नमेंट जब पहले थी, इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था तो उस वक्त इन्होंने उनको बचाया था। तो अब ये शायद अदलिया को एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप इस दफ़ा भी हमें बचा लें, तो बाद में आपको हो सकता है कोई ऐसा। ये किसी हद तक ठीक है, बहुत सारे हल्के इस बात पे मुत्फिक हैं कि ये उसको एक इनाम के तौर पे, ठीक है, एक दिया गया है कि उसने उस वक्त इनकी सपोर्ट की थी। तो अब वो मैसेज भी हो सकता है, सब कुछ जो किया है इन्होंने अदलिया को अपनी फेवर में करने के लिए भी हो सकता है। ये सब चीज़ें, सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो सारे सामने हैं, अवाम इस पर बातचीत कर रही है। और मैं समझता हूँ किसी हद तक ये बहुत ही गलत काम हुआ है, बहुत ही गलत काम हुआ है कि एक बंदे की वो फिज़िकल फिट नहीं है, उसकी हेल्थ उसको इजाज़त नहीं देती, आप उसको उठा के बेड से, या बेड उसका ला कर उसको हल्फ देना शुरू कर दें, तो उसने मुल्क क्या चलाना है, क्या कुछ करना उसने?
तो इस बात की अभी तक नहीं, सिंध तो इस हवाले से बड़ा ही इसकी वजह से सवालिया निशान बने हैं ना, साबित हो रहा है कि पहले जो है क्या कहते हैं वजीर आला साहब जो थे वो हमारे, इसलिए उन गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क बनी है कि अभी तक उन्होंने ये सारा गलत काम क्यों किया है। इस उम्र में उनको ला के तो उनको यहाँ पे वो गवर्नर बना रहे हैं। पिछले 3 साल वो किधर थे? उस वक्त तो उनकी सेहत भी अच्छी थी, उस वक्त क्यों नहीं बनाया? और फिर ये भी बात सामने आ रही है, बहुत हल्के कर रहे हैं कि जब इनको पता था कि इशरत अब्बाद जो है वो एक गैंगस्टर है, एक दहशतगर्द है, उसके ख़िलाफ़ बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं, वो NRO का फ़ायदा लेकर गवर्नर बना है, तो फिर इन्होंने क्यों नहीं उसको हटाया अभी तक? ये अभी तक लंदन यात्रा करते रहे, नवाज शरीफ पार्टी के लोग जाते रहे, पीपल्स पार्टी के जाते रहे, सब पार्टियों के जाते रहे, वहाँ अल्ताफ़ हुसैन के साथ मुज़ाकरात करते रहे, उससे मिलते रहे। तो अब आके ये सारा फ़ौज ने जब कार्रवाई की उनके ख़िलाफ़, उनकी सारे काले करतूत सामने लाए हैं, तो अब जो थोड़ा दूर हटे हैं, वरना ये तो अभी तक भी कुछ दिन पहले भी इसहाक डार साहब जो आपको पता नहीं 90 गए थे, पिछले साल गए थे, क्यों गए थे? अब जो है वो मुतनाज़ा ख़बर जो है वो सीरियल लीक्स की हम बात कर लेते हैं। तो चौधरी निसार अभी तक जो है अपनी जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उन्होंने की हैं, तो उसमें वो जो इस खबर के पीछे जो सोर्स था वो बताने में नाकाम रहे हैं। वो अभी तक ये नहीं बता पाए हैं कि क्यों हुआ ये सब कुछ, और परवेज़ रशीद की जो बरतरफी थी उससे भी काम बनता नज़र नहीं आ रहा। तो आपको क्या लगता है कि वाकई कोई खिचड़ी पकी थी पीछे, या बस जस्ट एक, जैसा कि अब वो कह रहे हैं कि ये खबर झूठी है बिल्कुल? देखिए खबर झूठी है या अब उनके कहने से फ़ायदा कोई नहीं। उस वक्त खबर इन्हीं हलकों में ये 3-4 लोग हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ भी शामिल है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब शामिल है, और 1-2 और लोग हैं। ये सब लोगों ने उस वक्त खबर को रोका क्यों नहीं? ये क्यों इन्होंने गलत खबर बनाकर मीडिया पे चलाई? ये ऐसे नहीं है कि किसी उस सहाफ़ी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरह की खबर ख़ुद बना के चलाता। ये खबर प्लांट की गई है, किसी ने बनाई है। कोई 3-4 ऐसे लोग हैं जिनके ज़हनों ने ये काम किया और इस तरह की उन्होंने ये खबर बनाई है, प्लांटेड है ये, इसमें कोई शक नहीं। पूरी कौम को पता है, बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन इस पे अब हम ज़्यादा अपने कमेंट्स कर नहीं सकते, चूँकि केस अभी इंक्वायरी कमीशन में चला गया है और उस पर अभी देखें क्या होता है। जो अपोजिशन पार्टियां हैं, कौम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि एक परवेज़ रशीद का कसूर है या वो अलमेडा जो है वो डॉन का जो रिपोर्टर है उसका है। अब इन लोगों को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाए तो अलहदा बात है, लेकिन इसमें कुछ और बड़े भी शामिल हैं, पर्दा नशीन। अगर वो उनसे पर्दा हट जाएगा तो मैं समझता हूँ ये नवाज का नाम आ रहा है इसमें। हाँ, तो जो पर्दा नशीन है उनका नाम जब पर्दा हटेगा तो ज़ाहिर है सबके नाम सामने आएंगे। तो मैं नहीं समझता जिस तरीके से अभी इन्होंने एक रिटायर्ड जज को कमीशन का सरबराह बनाया है, उसकी क्रेडिबिलिटी खुद एक क्वेश्चन मार्क है। उस पर लोग शक कर रहे हैं कि वो इनका पहले मुलाजिम भी रहा है और इनके साथ उनका तल्लक है, काफ़ी इनकी पे रोल पे है वो नवाज शरीफ ग्रुप के। तो अब इनको चाहिए था कि इंडिपेंडेंट एक कमीशन बनाते किसी हाज़िर सर्विस जज की सरबराही में, और ये काम भी सुप्रीम कोर्ट को बता देते कि जी आपको जज अपॉइंट कर दें और साथ MI के ISI के वो नुमाइंदे शामिल कर दें, IB के नुमाइंदे शामिल कर दें, तो उससे मेरा ख्याल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इसी हवाले से जो है वो खबर फ़ौज में जो है क्या कहते हैं मुतनाज़ा खबर से काफ़ी तशवीश की एक लहर जो है वो देखने में आ रही है। और क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ जो है क्या कहते हैं इस खबर की वजह से कहीं जो है क्या कहते हैं मुश्किल का शिकार तो नहीं हो जाएंगे? अभी बहुत सारे हलके जो हैं वो इस बात पे बज़िद है, बहुत सारे हलके इस बात पे बज़िद हैं कि ये जो कुछ किया गया है इसको मंतकी अंजाम तक, इसके पीछे जो भी लोग थे, जो भी साजिश थी, जो भी रिपोर्टर थे, जो भी कुछ था, उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो मैं समझता हूँ मंतकी अंजाम वही होता है जब किसी के गले में फंदा पड़ता है या किसी का नाम सामने आएगा तो उसके गले में फंदा तो पड़ेगा, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो परवेज़ रशीद है, चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे कोई रिपोर्टर है, चाहे कोई और है। तो फ़ौज ऐसे छोड़ेगी नहीं। फ़ौज में अब वो पहले वाले मामलात नहीं रहे, सियासी तकर्रियाँ फ़ौज में बिल्कुल नहीं होती। फ़ौज अपना प्रोफेशनल काम कर रही है। जनरल राहील शरीफ ने फ़ौज को एक ऐसी जगह पे ला के खड़ा कर दिया है जहाँ से अब इंशाअल्लाह कभी भी फ़ौज की तरफ से ना कोई मुहिम जोई होगी और ना कोई गलत काम होगा, बल्कि फ़ौज गलत कामों को रोकने में एक उसका सैम्बल बन जाएगी कि फ़ौज ही हमारे काम, मुल्क में जो गलत काम है उनको रोकती है। उसके साथ अदलिया ने भी अगर साथ दिया तो हमारा मुल्क इंशाअल्लाह ताला तरक्की की राहों, नई राहों पे
चला। नवाज शरीफ ने खबर ये जो चलवाई है, क्या कहते हैं, इसकी वजह से कोई वो सियासी शहीद तो नहीं होना चाह रहे? क्योंकि पिछले दिनों जो है हमने देखा कि ये जो जलसा था 2 नवंबर का कि लॉकडाउन होने जा रहा था, कि कहीं अगर पनामा पेपर्स में अगर जो है की कहानी अगर उनके लिए सच साबित हो जाती है और वो नाअहल हो जाते हैं तो कि मतलब कुछ ऐसा काम किया जाए कि आर्मी जो है वो इंटरवीन कर ले किसी तरह और मैं जो है वो सियासी शहीद हो जाऊँ, तो इसके पीछे ये भी जो है वो कार फरमा हो सकती है बात। देखिए ये सब लोगों की अपनी राय है, सोच है। मैं नहीं समझता कि अब इस स्टेज पे आके नवाज शरीफ ने कभी भी इस तरह की बात जो है वो नहीं सोचता कि जिससे उसको वजारत उज़्मा से हाथ धोने पड़े किसी कीमत पे भी, एट एनी कॉस्ट। वो उसका सोना मरना जीना उठना, शायद उसको अगर वजारत उज़्मा से हटा दिया जाए तो उसको खाना ही हजम ना हो। नहीं तो अगर वो हट जाएंगे तो क्या कहते हैं, अगर फैसला उनके खिलाफ आ जाता है फिर तो वो कभी वज़ीर आज़म बन ही नहीं सकते ना। अगर सियासी शहीद हो जाएंगे फिर तो उनके पास कोई ना कोई चांस निकल ही आएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो चांस है वो अब इन्होंने इतना कुछ कर लिया है। अगर हाँ ये अगले 2 साल जो रह गए या 1.5 साल रह गया, उसमें जिस तरीके से इन्होंने वादे किए हुए हैं अवाम से, वो वादे कोई उनमें से चंद एक भी वफा हो गए तो हमारी जो अवाम है वो फ़ैसला करने में बहुत हक बजानब है कि किसको रखना है या किसको नहीं रखना। ये सब चीज़ें जो है उनके आने वाले इलेक्शन पे असरअंदाज होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं होंगी। आने वाले वक्त में जो भी लोग सामने आएंगे इंशाअल्लाह ताला वो बहुत नीट एंड क्लीन लोग होंगे, चाहे कोई भी हो। अब सब पार्टियों में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। पूरी नून लीग को ना हम बुरा कह सकते हैं ना उसको अच्छा कह सकते हैं, उसमें अच्छे लोग भी हैं, हर पार्टी में हैं। तो इस नवाज शरीफ का वजारत उज़्मा से एक शहादत का रुतबा पाना, मैं नहीं समझता कि इस तरह की उसकी कोई ऐसी सोच है। अमेरिका में अभी चूँकि हुए हैं सदारती इंतखाबात, तो उसके बाद जो है कहते हैं हर एक की ये थी कोशिश कि हिलरी जो है क्या कहते हैं वो बनेंगी अमेरिका की प्रेसिडेंट, बट जो है क्या कहते हैं ट्रंप ने जो है वो बहुत बड़ा अपसेट कर दिया है और उसके बाद से ही ट्रंप के ख़िलाफ़ जो है वो मुजाहरे शुरू हो गए थे। तो ट्रंप का जो है वो 100 दिन का जो है वो एजेंडा सामने आ गया। उनका ये कहना है कि वो 20 से 30 लाख मुजरमाना रिकॉर्ड रखने वाले बाशिंदों को अमेरिका से निकाल देंगे और उनका जो नारा था वो था अमेरिका फ़र्स्ट। तो आपको क्या लगता है कि ट्रंप की पाकिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी है वो तब्दील होगी या नहीं? देखिए मैं आपको बताऊं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली के इम्कानात नहीं हैं, चूँकि जो पहले ओबामा गवर्नमेंट थी या उससे पहले जो भी गवर्नमेंट थी उसकी जो पॉलिसियाँ थी वो ओबामा गवर्नमेंट ने उसको कंटिन्यू रखा है। ठीक है, तसलसल के साथ वो पॉलिसियाँ वही चल रही हैं। तो अमेरिका में एक चीज़ बिल्कुल मुनफरद है कि सिर्फ प्रेसिडेंट की पसंद या नापसंद से कोई बड़ी पॉलिसी नहीं बनाई जाती। उनकी जो इंटरनेशनल पॉलिसियाँ हैं वो इनका एक थिंक टैंक है वो बनाता है, जिसमें 300 के लोग, 300 के करीब वहाँ पे सीनियर 3 लोग बैठे होते हैं। पॉलिसियों को रिव्यू करना या उनमें अमेंडमेंट करनी या उसको कट करना वो उनकी सवाबदीद है। प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियारात नहीं होते कि किसी मुल्क के साथ वो ज़ाती पसंद या नापसंद की बिना पर कोई ऐसी, हाँ असरअंदाज ज़रूर होगा, चूँकि उसका अपना बिजनेस इंडिया के साथ है। मुसलमानों के वैसे वो ख़िलाफ़ है, मुसलमानों को बुरा भला कहता है, मुसलमानों को दहशतगर्द कहता है। इस तरीके से उसकी जो मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियाँ हैं, मे भी उसकी वजह से पाकिस्तान के साथ थोड़ा बहुत कोई मामला पैदा हो, कोई बहुत बड़ा पैदा होने की तवक्को नहीं। बजाते ख़ुद एक पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी नज़ाद जो अमेरिकन है, वो उसका वहाँ पे सबसे अच्छा वो उसका एडवाइज़र है और उसने ये इलेक्शन में सबसे ज़्यादा उसने काम किया है। और मुसलमानों के, मैं अब भी आपको बता दूं कि मुसलमानों के 70% से ज़्यादा वोट ट्रंप को पड़े हैं। ठीक है, इसलिए कोई ऐसी वाज़ेह तब्दीली का मैं नहीं समझता। दूसरा, ट्रंप जो है वो जिस तरह की भी पॉलिसियाँ बनाना चाहेगा, पाकिस्तान को इतना तर्द वाला नहीं है कि पाकिस्तान उसके एक इशारे से उस पाकिस्तान तहस नहस हो जाएगा। अल्लाह ना करे, पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है और इंशाअल्लाह हमेशा कायम रहेगा। हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर एक कलमे की ताकत है, एक दीन की ताकत है। हमारी फ़ौज दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ौज में शामिल है और मैं नहीं समझता कि होते हुए ट्रंप कभी कोई इस तरह की जुर्रत करेगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी पॉलिसी बने जो उसके अपने मुफाद में भी नहीं होगी। अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनाता है तो उसके मुफादात की लुक आफ्टर पाकिस्तान कर रहा है इस खित्ते में, तो पाकिस्तान को खुद
बहुत बड़ी अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। अब चाइना है, रशिया है, वो पाकिस्तान के साथ, चाइना तो आपको पता ही है वो ब्रदर मुल्क है, और रशिया ने भी हमारे साथ बहुत दोस्ती की पींगें बढ़ाई हैं, दोस्ती हमारे साथ करीब आ रहा है। तो आने वाले वक्त में अगर ट्रंप ने वहाँ पे जाके वो कर लिया, उसने टेक ओवर कर लिया अमेरिका को, तो मैं नहीं समझता कि वो पॉलिसियों पे इतना ज़्यादा असरअंदाज होने के काबिल है। वो एक जुनूनी सा आदमी है, उसके ख़िलाफ़ बहुत सारे केस कोर्टों में चल रहे हैं अभी तक, और शायद उसका ज़्यादा वक्त भी मुख्तलिफ़ कोर्टों में गुजरेगा। और इंडिया में अगर उसका अपना बिजनेस है, उसका अंपायर है इंडिया में, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। उसकी निस्बत हमारे साथ चाइना हमारा बहुत मुखलस हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, और चाइना अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत सुपर पावर है, कोई आम चीज़ नहीं है। ये तो बात हो गई कि ट्रंप या अमेरिका किस तरह पाकिस्तान के साथ रवैया रखते हैं। अब पाकिस्तान जो है क्या कहते हैं, नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट को देखते हुए अपनी क्या खारजा और दाखिला पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान को सबसे पहले तो उनके साथ ये जिस तरीके से भी करें कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि जो लोग वहाँ से निकाले जाएंगे वो मुसलमान होने की बिना पे ना निकाले जाएं। हाँ, वो तारकीन वतन को भी उनकी जो उनका कानून है या उनकी पॉलिसी है वो इजाज़त देती वहाँ रहने की, तारकीन वतन को। लेकिन कोई नई पॉलिसी आएगी तो मेरा ख्याल है उसके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा वीटो भी आएगा। ऐसा नहीं है, अगर उसको भारी अक्सरियत मिली है तो उसके बदले में उसकी अपोजिशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, वहाँ की आवाम बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आपने देखा अभी कितने मुजाहरे हो रहे हैं, लोग उसे नापसंद कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि अगर वो थोड़ा सा भी गैरतमंद हो, जो जिस तरह आवाम ने उसके खिलाफ मुजाहरे किए हैं, अगर कोई और अमेरिकन सदर होता तो फ़ौरन रिज़ाइन कर देता कि दोबारा इलेक्शन करवा लें। अगर उसको अपनी जीत का इतना एहसास है तो वो दोबारा इलेक्शन पे आ सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इतनी जान है उसमें कि वो दोबारा इलेक्शन में आके फिर दोबारा जीते। ये पता नहीं किस तरीके से हो गया है, अनफॉर्चुनेटली ये सारा कुछ हुआ है। पूरी दुनिया में इससे बड़ा कोई अपसेट जो है नहीं हुआ। हिलरी को जो है क्या कहते हैं, जहाँ तक देखने में आया कि शायद उनकी जो ईमेल्स लीक हुई थी, एक वजह ये भी है, और दूसरा ये कि वो हक्कानी नेटवर्क जो है को बड़ा सपोर्ट कर रही थी। तो शायद ये भी एक वजह है कि जो जिस तरह से अमेरिका पूरी दुनिया में जंग कर रहा था, तो वहाँ से जो है क्या कहते हैं अमेरिकियों के दिल में काफ़ी जो है कहते हैं गम गुस्सा पाया जाता है कि वाई कि मतलब हमें छोड़ के जो है क्या कहते हैं अमेरिका बाकी सारी दुनिया की तरफ देख रहा है। तो शायद इनका जो नारा था अमेरिका फर्स्ट का, शायद ये भी एक उनके जीतने की एक बड़ी वजह साबित हुई हो। बड़ी वजह ये भी एक बहुत बड़ा इसमें ये फैक्टर है कि जो उसने अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया है। देखिए, अमेरिकन अपना टैक्स जो देते हैं, वो सब लोग टैक्स पेयर हैं, हक हलाल की कमाई से टैक्स देते हैं, तो वो नहीं चाहते कि हमारा टैक्स किसी गलत मलत कामों पे अमेरिका अपनी बदमाशी कायम करने के लिए इस्तेमाल करता रहे, या CIA के कहने पे मुख्तलिफ मुल्कों में जाके हमलावर होता रहे, वहाँ पे अपनी ताकत आजमाता रहे। तो नुकसान किसका है? आवाम का नुकसान है, और टैक्स लगेंगे उन पर, और उन्हें ख्वार होना पड़ेगा, और जलील होना पड़ेगा। तो ये उसका नारा मेरा ख्याल है किसी हद तक बहुत सही नारा था उसका ना, जिसकी वजह से उसने वोट लिए हैं। और अमेरिकन को अब अपनी इस पॉलिसी पे नज़रसानी करनी पड़ेगी। उनके माइंडसेट में ये चीज़ आ चुकी है कि वो सुपर पावर है, जिसको मर्जी चाहे क्रैश कर दें, जिसको मर्जी चाहे ऊपर उठा दें। अब वो वक्त नहीं रहा, अब चाइना उसके सामने खड़ा है, अब रशिया उसके सामने खड़ा है, रशिया तो पहले से ही खड़ा है। और कल को अगर वो इस तरह की कोई पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसी बनाते हैं तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान भी कल को हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान इतना तर्न वाला नहीं है कि उसे जब चाहे को उठा के मुंह में डाल ले, जब चाहे जो मर्ज़ी कर ले। तो ये मेरा ख्याल है कि ये फैक्टर सही है कि उसने अमेरिका फर्स्ट का जो नारा लगाया है, किसी हद तक उसे मकबूलियत मिली है और उसने ये इलेक्शन जीता है इतने अक्सरियत से। अब अपने फिर से बात कर लेते हैं अपने मुल्क के कुछ मसाइल की। तो ओगरा ने जो है वो कल से गैस की कीमतों में जो है वो 36% जो है वो इजाफे का फ़ैसला कर लिया है। सर्दी के आते ही गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो जाता है। तो ओगरा के इस फैसले से आवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? देखिए जी, मेरा ख्याल है वो फ़ैसला आज ख़त्म हो चुका है। मियाँ नवाज़ शरीफ ने ऑर्डर कर दिया है कि वो गैस नहीं बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ज़ाती मुफादात के लिए या मियाँ साहब की खुशनुदी के लिए, जिसमें इसहाक डार भी शामिल है, तो इस तरह की पॉलिसियाँ बनाकर उनके सामने रखते हैं कि चलें किसी तरीके से फ़ंड्स हम जनरेट करें ताकि हुकूमत की जो अय्याशियाँ हैं या हुकूमत की फजूल खर्चियाँ हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि उनके जो मंसूबे हैं उनके लिए फ़ंड थोड़े से और मुहैया हो जाएँ। तो लेकिन उसको बिल्कुल साफ डिनाई कर दिया। मियाँ साहब ने कहा कि अभी
इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ना ये कीमत बढ़ेगी, और कोई सब्सिडी देनी पड़ेगी तो वो गवर्नमेंट देगी उनको। चलिए, बहुत शुक्रिया आज की अच्छी बात के हवाले से। देखिए, दोस्तों को कभी आजमाया नहीं जाता, इसलिए कि जब आप किसी दोस्त को आजमाते हैं, वो आपका बेहतरीन दोस्त होता है, तो शायद वो इस काबिल नहीं होता कि वो आपकी आजमाइश पे पूरा उतरे, तो फिर आपके और उसके दरमियान एक खला पैदा हो जाती है जो आहिस्ता आहिस्ता एक खलीज बन जाती है, जिसको ब्रिजअप करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों को अच्छे या बुरे वक्त में कभी आजमाना नहीं चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। मज़ीद खबरों और तबसरों के लिए देखते रहिए प्रोग्राम पसे पर्दा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान शान ज़हरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।